गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 जून के करंट अफेयर। इससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारे कल के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था हमारा कि किस संगठन ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री विकसित किया है। तो ये विकसित किया किसने? ARCI ने इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी ईंधन प्रकार के BS6 वाहन के लिए किस रंग की एक पट्टी को अनिवार्य कर दिया है? तो हरे रंग की पट्टी को BS6 वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। और यह नियम कब से लागू हो जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2020 से ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा। पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए स्टिकर की पट्टी का रंग क्या होगा? हल्का नीला होगा। ठीक। फिर है हमारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का 8 जून को निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे उड़ीसा से, याद रखेगा। अब उड़ीसा से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमारा कि वंदे उत्कल जननी, इसको राज्य गान का दर्जा किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा इसको वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने हटा दिया है? तो ये हटाया गया है संगीता चानू के ऊपर से, और 9 महीने के लिए इनको प्रतिबंधित किया गया था। अब इन्होंने मांग किया है कि पहली बात तो आपकी वजह से मैंने ओलंपिक के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाई, तो इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने कहा है कि आपको एक तो माफ़ी मांगनी होगी, दूसरा मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा भी देना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज देने की घोषणा किया है? तो 1950 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्होंने कर्ज देने की घोषणा किया, 1950 करोड़। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य ने गौ हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। फिर हमारा कि किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति कुरुनजीजा का निधन 9 जून 2020 को हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? बुरुंडी में। ठीक, पिछले 15 साल से ये वहाँ के राष्ट्रपति थे और अगस्त में ये इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इनका निधन हो गया है। फिर हमारा, किस देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये है अमेरिका। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह पर पहुंची हैं, तो ये दुनिया की यहाँ पे पहली महिला बन चुकी है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर कैथी सुलिवान, याद रखिएगा इसको। और यह करने वाली दुनिया की 8वीं व्यक्ति हैं और महिला के तौर पे पहली महिला है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो लगातार 3 वर्षों से IIT बॉम्बे नंबर 1 पे चल रहा है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे नंबर 2 पे कौन है? बॉम्बे। अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के कुल 8 संस्थान चुने गए हैं टॉप 500 में, जिसमें IIT बॉम्बे, भारतीय विज्ञान संस्थान, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर टॉप 5 में है। ठीक, और IIT बॉम्बे का स्थान कितना है? 172वां है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया होगा वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी स्टडी मटेरियल स्टडी 91 के प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे और आप इजीली एक्सेस करके, जैसे होता क्या है यूट्यूब में भी आपको खोजना पड़ता है कि कौन सा वीडियो कहाँ पे है, प्लेलिस्ट के लिए आप पूछते हैं, यहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लें तो रेटिंग और रिव्यू देना ना भूलें। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। अब बात आई है खाद्य सुरक्षा की, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार अभी हम लोगों ने कुछ खाद्य से रिलेटेड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इस सूचकांक को भी इसी अवसर पर लॉन्च किया गया है, जिसमें अगर हम लोग खाद्य सुरक्षा की बात करें तो बड़े राज्यों में गुजरात नंबर 1 पे, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे, फिर मणिपुर और थर्ड पे क्या है? मेघालय।
अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे, दिल्ली दूसरे पे और अंडमान द्वीप समूह तीसरे स्थान पे है। तो क्या ये तीनों सही है? जी हाँ, ये तीनों सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसका विषय क्या था? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया है कि बड़े राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र शीर्ष पर, छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, मेघालय शीर्ष पर, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान समूह शीर्ष पर है। ठीक, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फसाई के द्वारा ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 शीर्षक से एक हैंडबुक भी जारी किया गया है और इस सूचकांक भी उसने जारी किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत 2008 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। काम क्या है? पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस जहाज निर्माता ने कोस्ट गार्ड के लिए ICGS कनकतला बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर किया है? तो ये किसने किया है? गॉर्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, तो इसने क्या किया है कि फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वां और आखिरी पोत ICGS कनकलता बरुआ भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है। ठीक, इसको डिलीवर किया गया है GRSE द्वारा और ये 105वां पोत है। इससे पहले इस श्रृंखला में ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनिबेसेंट और ICGS अमृत कौर नाम के जहाजों को तटरक्षक बल को डिलीवर किया गया है। ठीक, त्वरित निगरानी रखने में सक्षम होते हैं ये जहाज, जिसे पूरी तरह से GRSE केंद्रीय डिजाइन कार्यालय द्वारा तैयार किया गया और 34 समुद्री मील से अधिक गति से चलने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे उत्तर आप सभी को पता है, मुंबई है सबसे महंगा शहर और सबसे ज्यादा प्रवासी भी अगर आप देखें तो मुंबई में ही रहते हैं। ठीक है, तो मर्सर के साल 2020 रहन सहन की लागत सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर और एशिया में 19वें नंबर पे है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा कि ओवरऑल हमारा विश्व में 60वें नंबर पे, एशिया के अगर हम लोग बात करें तो 19वें नंबर पे है मुंबई। इसके बाद नई दिल्ली का स्थान होता है 101वें नंबर पे विश्व स्तर पर, फिर चेन्नई आता है 143वें नंबर पे। ठीक, और सर्वे में ये कहा गया कि बेंगलुरु और कोलकाता रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर। ऐसा नहीं खर्चीले नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की बात कर रहे हैं तो इसमें जो भारतीय शहर लिस्टेड है उसमें सबसे कम में क्या है? बेंगलुरु और कोलकाता। ठीक, और अगर हम लोग बात करें कि चलो नंबर 1 पे कौन है, तो वैश्विक सूची में हांगकांग नंबर 1 पे है। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद दूसरे स्थान पे है। जापान का टोक्यो और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में तीसरे और चौथे स्थान पे है। याद कर लीजिए, वैश्विक सूची में हांगकांग नंबर 1 पे है और इसके अलावा इंडिया में कौन सा है? मुंबई है बस। ठीक है, फिर हमारा कि रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पे भारत की GDP ग्रोथ कितनी होगी? 9.5% की होगी। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिच रेटिंग ने कहा कि वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि अगर हम लोग 2020-21 की बात करें तो भारत की GDP में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले फाइनेंशियल ईयर में यह 9.5% की वृद्धि दर्ज करा सकता है। ठीक, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के कारण सभी देश की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसके बाद तेजी से ऊपर भी आएगी, वापसी भी करेगी। ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला है हमारा वंशधारा
जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? इसको याद कर लीजिए, वंश कौन सा इसमें आपको वंशानुगत आ एक ही वंश के लग रहे हैं ना, तो याद कर लीजिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य है वंशधारा जल विवाद। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। तो वर्ष 2009 से आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य के मध्य उत्पन्न वंशधारा जल विवाद के समाधान को लेकर के शीघ्र ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार से वार्ता की बात की गई है। तो ये रीजन है कि 2009 के बाद हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अभी चर्चा में आने वाला है। ठीक, तो 2009 में उड़ीसा द्वारा केंद्र सरकार को शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उड़ीसा सरकार का पक्ष ये था कि आंध्र प्रदेश के कटरागार में वंशधारा नदी पर निर्मित तेज बहाव वाली नहर के निर्माण के कारण नदी का विद्यमान तल सूख जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप भूजल और नदी का बहाव प्रभावित होगा। इसके बाद होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में एक जल विवाद अधिकरण का गठन किया और अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2013 में उड़ीसा सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जो अभी तक लंबित थी। ठीक, तो यह नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में प्रवाहित होती है। नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उड़ीसा में है। ये आपको जानना चाहिए, अगर आप किसी भी नदी जल विवाद की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये जानना चाहिए उद्गम क्या है और मैटर क्या है। तो यहाँ पे उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर से होता है। लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह नदी आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। अब ये अपने आप में लग रहा है ना कि थोड़ा सा नया चीज है, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। इसका संबंध किससे है? देखते हैं, 4 ऑप्शन है, किसी न किसी से तो होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। पहला है हमारा DSDBO। अब इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगर आप देखें तो दारबुक का D हो गया, श्योक का S हो गया, दौलत का D, बेग का B और ओल्डी का O। ठीक, तो कोई नया टर्म नहीं है, ये बस उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो DSDBO लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी इलाका है, जिसे सेना के बीच सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। तो मतलब ये कहीं लद्दाख में पाया जाता है? जी बिल्कुल, ये जगह कहाँ पे है? लद्दाख में है। इस सड़क, अब ये है क्या? एक सड़क है। इसका निर्माण कार्य लगभग 2 दशकों के बाद 2020 में पूरा होने की उम्मीद है, जिस वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो दूसरा भी हो गया वेरीफाई, सही है। अब 2 दशक की बात हो रही है तो देख लेते हैं भाई इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था। तो सन 2000 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे वर्ष 2012 तक पूरा किया जाना था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अभी संभवतः ये पूरा होने की उम्मीद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हमारा सही है। तो 4th ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक, हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ लिया यहाँ पे कि यह सड़क दारबुक से अंतिम भारतीय ग्राम श्योक तक लगभग 255 किलोमीटर लंबी है। श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच में दौलत बेग ओल्डी DBO 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है और यह अवस्थिति वायुसेना के लिए बहुत अधिक सामरिक महत्व रखती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भारत चीन का बॉर्डर, वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे विवाद रहते हैं भारत पाकिस्तान को लेकर के। ठीक है, तो वहाँ पे वह अवस्थिति वायुसेना की आपूर्ति सामग्री गिराने के लिए बहुत ही अच्छा लैंडिंग ग्राउंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? जी किशन रेड्डी हैं इस समिति के अध्यक्ष। किसकी बात हो रही है? स्वतंत्रता सेनानी की बात हो रही है। तो गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए इस समिति का पुनर्गठन किया है और गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है और इसमें देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी इसके सदस्य हैं। गृह मंत्रालय के पास एक और प्रभाग है जो लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन वितरित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में 2015 की गणना की तुलना में एशियाई शेरों में वृद्धि पाई गई है? तो ये कहाँ पे पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। याद रखिएगा, गुजरात राज्य के वन विभाग के अनुसार राज्य में गिर के जंगलों और सौराष्ट्र के अन्य कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या में 2015 की तुलना में 29% की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं वर्तमान में कुल एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? 674 है वर्तमान में एशियाई शेरों की संख्या, जबकि इसके पहले कितनी थी? मात्र 523 थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
अच्छा, एक चीज़ ये है कि इन शेरों की गणना हुई होगी तभी तो पता चला कि हाँ शेरों की संख्या कितनी है। तो ये जो गणना की विधि थी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अनुमान जनगणना से नहीं बल्कि पूनम अवलोकन नाम से एक निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से कराया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसके माध्यम से शेरों को गिना गया है यहाँ पे, तो पूनम अवलोकन। ठीक, तो यहाँ पर शेरों की गणना के लिए प्रत्येक माह में पूर्णिमा की तिथि को आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में वन विभाग द्वारा वर्ष 2015 की शेर जनगणना तैयारियों के लिए की गई थी। इसके तहत तिथि को वन विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय कर्मचारी 24 घंटे के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में शेरों की संख्या और उनकी अवस्थिति के आंकड़े दर्ज करते हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा कि हाल ही में किसी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनका नाम है जावेद इकबाल वानी। मैंने आपको बताया था कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख है एक अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीते 7 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2013 में अली मोहम्मद मागरे को नियुक्त किया गया था न्यायाधीश के रूप में। फिर हमारा हाल ही में भारत सरकार ने बांस के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो 25%। मतलब कि यहाँ पे स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोगों को अगर बांस परचेज भी करना है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने कहा इसमें कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में उपजे बांस के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें क्या होगा कि किसानों और छोटे अगरबत्ती निर्माताओं को भी लाभ पहुंचेगा। अभी क्या है कि सिर्फ बड़े अगरबत्ती निर्माता ही इसका लाभ ले पा रहे हैं। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।